हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 1 मार्च। आज के द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहले नक्शा। ये कई बार टॉपिक में रह रहा है, न्यूज़ के फॉर्म में, आर्टिकल के फॉर्म में आ रहा है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो। तो आज डिटेल मैनर में इसे फिर से डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर फिर से एक एडिटोरियल आया, डिटेल मैनर में इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ न्यू एंगल ऐड किए गए, उसके बारे में उस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए हैं अपने साथ 22 यूरोपियन कमिश्नर्स के साथ। ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि प्रेसिडेंट तो जाता है दूसरे देश में, बट इतने बड़े लेवल पे 22 यूरोपियन कमिश्नर्स भी साथ में जाए, ये फर्स्ट टाइम है। रीज़न है ट्रम्प। क्यों है, किस लिए है, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल मैनर में आज समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नक्शा। इस बार के यूनियन बजट में इसके लिए फंड एलोकेट किया गया है। ये बेसिकली नक्शा होता क्या है? नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। बेसिक सी बात है कि जब गूगल मैप खोलते हो तो आप गूगल पे देखते हो किसका घर कहाँ पे है और रोड कहाँ से है, पार्क कहाँ पे है। तो उसी वे में ये नक्शा है इंडिया का। इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। इसके अंदर एक बॉडी आती है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। इसके अंदर एक और ये एक स्कीम चल रहा है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसके अंदर आता है आपका नक्शा। तो आप समझ रहे हो कितने सारे, मतलब स्कीम के अंदर स्कीम के अंदर स्कीम है। ये किस में आ रहा है? ये डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री आ गया। इस मिनिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे स्कीम्स चल रही है। तो उसी में आ जाता है आपका डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसी के अंदर एक सब ब्रांच है नक्शा। इसका सब ब्रांच है। ठीक है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। अभी हाल में इसको 26 स्टेट में लॉन्च किया गया है, यानी कि 2 स्टेट को छोड़ दिया गया है। पता नहीं क्यों 2 स्टेट को क्यों छोड़ दिया गया, कहीं पे इसका रीज़न नहीं मिला। तो ये पैन इंडिया प्रोग्राम नहीं है, 26 स्टेट में लागू हुआ और 3 यूनियन टेरिटरीज में आज की डेट में ये प्रोग्राम रन किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्यूरेट जियोस्पेशल डेटाबेस बनाया जा सके, मतलब अर्बन लैंड रिकॉर्ड इनको प्रिपेयर करना, उसके लिए ये यूज़ किया जा रहा है। इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा? एरियल और फील्ड सर्वे किया जाएगा। एरियल मतलब ड्रोन का यूज़ करेंगे, ठीक है, और फील्ड सर्वे मतलब ऑन ग्राउंड जाकर करके वहाँ पे पता लगाइए किसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वो होगा। जीआईएस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। जीआईएस का मतलब होता है, जी फॉर आ गया आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ होगा। इसमें होता क्या है कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है? इसके पास ना डिफरेंट डिफरेंट डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, उसको फिर वो एक जगह स्टोर करेगा, उसको एनालाइज करेगा। ठीक, फिर उससे वो क्या डेवलप करेगा? वो एक मैप डेवलप करेगा। इस मैप में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, रोड, बिल्डिंग्स, पार्क और वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ें इसमें दिखती है इस मैप में। तो जीआईएस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ये बजट 2023 में भी जीआईएस टेक्नोलॉजी के हेल्प से इस तरीके का कोई नक्शा टाइप का कोई ना कोई स्कीम लॉन्च करने की बात की गई थी, बट इस बार कुछ प्रोग्रेस भी हुआ है और कुछ फंड भी एलोकेट किया गया है इसके लिए। इससे क्या बेनिफिट रहेगा? एक तो अर्बन प्लानिंग इंप्रूव होगी, और जब अर्बन प्लानिंग मतलब जब वो जिसका भी ज़मीन है, आपको गवर्नमेंट को पता चल जाएगा प्रॉपर वे में, तो वो वहाँ से टैक्स भी कलेक्ट कर पाएगी प्रॉपर वे में। तो ये टैक्स कलेक्शन भी इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ आप डिस्प्यूट देखते हो, लैंड डिस्प्यूट होता है कि भाई तुमने मेरी ज़मीन की बाउंड्री आधी कैसे काट ली, या फिर ये प्रॉपर्टी मेरी है, नहीं ये कागज़ तो मेरे पास है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो ये वाले डिस्प्यूट आने वाले टाइम में नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो नक्शा की नीड क्या है? जैसे हम लोग ने अभी बात कर लिया कि एक प्रॉपर लेआउट तैयार हो जाएगा लैंड का, कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। अर्बन लैंड रिकॉर्ड देखा जाए आज के डेट में तो कुछ ही स्टेट में काफ़ी इंप्रूव है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। इन्हीं जगहों पे अच्छा आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है लैंड रिकॉर्ड्स का। बाकी जो स्टेट है वो काफ़ी पीछे है, तो इसके हेल्प से हम बाकी स्टेट को भी इम्प्रूव कर सकेंगे। और मैंने बजट का तो बता ही दिया था कि 2023 में भी इसके बारे में बात किया गया था। बेनिफिट्स क्या हो गए? इम्प्रूव अर्बन गवर्नेंस इम्प्रूव होगा। जब आप प्रॉपर टैक्स पे करोगे तो म्यूनसिपालिटीज़ के पास भी काफ़ी अच्छे पैसे आएंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करने के लिए उनको मैप देखना पड़ेगा, तो बोलेंगे कि ये देखो वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है या फिर रोड रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो इस सिस्टम के थ्रू देख पाएंगे। जो अभी मैंने बताया, लैंड डिस्प्यूट कम होगा, प्रॉपर्टी टैक्स हम लोग ज़्यादा गवर्नमेंट को मिलेगा, और फास्ट अर्बन डेवलपमेंट हो गए। कई बार क्या होता है, कोई डेवलपमेंट आने वाला है,
सपोज करो पाइपलाइन बिछने वाली है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, पहले पाइपलाइन बिछा देता है, ठीक, देन वो रियलाइज़ करता है अरे गलत हो गया, इसको वापस पाइप को निकालो, इसको तो कहीं और जाना था। कई बार हुआ है, मेरे लोकल एरिया की कहानी बता रहा हूँ कि भाई पहले उसने क्या किया, पाइप बिछा दिया वाटर सप्लाई के लिए, देन गवर्नमेंट ने बोला कि चलो वाटर, कुछ मतलब 6 महीने बाद उनको याद आया चलो क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी वायर बिछाते हैं, तो अब इलेक्ट्रिसिटी वायर बिछाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी उस रोड थी उसकी तो बहुत बैंड बज गई है एक तरीके से। तो यही है, फिर बाद में उनको याद आया यार पाइप, जो गैस का पाइप था वो तो रह गया, फिर गैस का पाइप बिछाया जा रहा है, फिर बाद में याद आता है कि यार सप्लाई नहीं हो रहा तो वापस निकाला जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स जो देखने के लिए मिल रहा है वो इससे थोड़ा इंप्रूव होगा कि किस तरीके से वाटर सप्लाई का जो पाइप होगा वो कैसे जाएगा। कई बार क्या होता है ये दोनों एक दूसरे के पाइप के पास आ जाते हैं और उसके कारण क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे खुदाई हो रही होती है तो वो टूट जाते हैं पाइप्स, तो सप्लाई भी कई टाइम बंद रहती है, तो उनको पता ही नहीं रहता कहाँ पे कौन सा पाइप का सप्लाई भेजा गया है। ये सब प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में, तो ज़्यादातर क्या होता है, कुछ फंडिंग स्टेट करता है, कुछ सेंटर करता है, बट पेपर में भी पूछा जाएगा कि फंडिंग कौन कर रहा है, तो पूरा का पूरा फंडिंग कौन देख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है इसकी। सर्वे प्रोसेस देख लेते हैं कि सर्वे कैसे किया कैसे जाएगा, मतलब कि आपने बोल तो दिया कि नक्शा प्रिपेयर करना है, बट स्टेप्स क्या होंगे। पहला स्टेप इन लोगों का है कि ड्रोन सर्वे होगा, ड्रोन के हेल्प से इमेजेस कैप्चर किए जाएंगे। दूसरा स्टेप है फील्ड सर्वे किया जाएगा, मतलब ऑन ग्राउंड ऑफिसर जाएगा, वो चेक करेगा कि प्रॉपर्टी के डिटेल्स क्या है ऑन ग्राउंड, वो ज़मीन देखेगा, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स देखेगा, टैक्स कौन पे कर रहा है, रजिस्ट्रेशन देखेगा, ये सब डिटेल्स वो कलेक्ट करेगा ऑन ग्राउंड। जब ये तीनों हो जाएगा, इन दोनों को कंबाइन कर करके 2D 3D मॉडल तैयार किया जाएगा। फिर बाद में इसे ऐसे ही पब्लिक के पास रखा जाएगा, मतलब कि ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया जाएगा, पब्लिक के नज़र में डाला जाएगा कि अब आप देख लीजिए ये किसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी है या किसी और की है, आप ऑनलाइन जाकर ये चेक कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लेम या ऑब्जेक्शन खड़े कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग कि वो चेक करेगा कि हाँ डॉक्यूमेंट किसका सही है, वो वहाँ पे इम्प्रूव कर देगा, फिर बाद में फाइनली इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। आइए अगले आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है उर्सुला वॉन, ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की, ये इंडिया आई हुई है, प्लस 22 यूरोपियन कमिश्नर्स आए हुए हैं इनके साथ। यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है, 27 कंट्रीज यानी कि 27 यूरोपियन कमिश्नर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से 22 आए हुए हैं इंडिया। बड़ी बात क्यों है, इससे पहले कभी भी प्रेसिडेंट प्लस इतने बड़े लेवल पे 22 यूरोपियन कमिश्नर एक साथ किसी कंट्री पे विजिट नहीं किए थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। रीज़न क्या है, कुछ भी जियो पॉलिटिक्स हो रहा है उसके पीछे का रीज़न है ट्रम्प। इन्होंने बोला है कि 25% का टैरिफ लगाने वाले हैं, ये किस पे, यूरोपियन यूनियन पे। रीज़न क्या है, काफ़ी सारे ये लोग टैक्स लगा रहे हैं यूरोपियन यूनियन अमेरिका के ऊपर। बेस्ट है जो रिसेंट न्यूज़ में भी रहा है वो है डिजिटल सर्विस टैक्स। ये क्या होता है, जैसे कि जो कंपनीज होती है अमेजोन, गूगल, मेटा, नेटफ्लिक्स, ये सब क्या होते हैं, फिजिकली कहीं प्रेजेंट नहीं है, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये सब, ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड में अपना बिजनेसेस करते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये लोग क्या करते हैं, टैक्स लगा देते हैं, ठीक है, कि अपनी जो लोकल मार्केट है उसे बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन। तो ये जो डिजिटल सर्विस टैक्स है इसको लेके भी ट्रम्प बहुत ज़्यादा खफा है लोगों से। साथ ही साथ इनके ऊपर, अमेरिका के ऊपर कार्बन टैक्स लगा देते हैं बड़े लेवल पे, जिसके कारण इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी महंगे हो जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के ट्रम्प ने बोला है कि भाई साहब ये सब हटाइए, नहीं तो हम आपके ऊपर 25% का टैरिफ लगा देंगे। ये डिजिटल सर्विस टैक्स आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे जीएस पेपर 2 से आप कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट। ट्रीटी से याद आया 2023 में सीधे सीधे पूछ लिया, यूरोपियन यूनियन ने एक ट्रीटी साइन की थी, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने कोई ट्रीटी साइन की थी, वो ट्रीटी किससे डील करती है, सीधे सीधे आपसे ये सवाल पूछ लिया था प्रीलिम्स में। तो जो भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ होती है, ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट साइन करते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सीधे सीधे पूछा था कि क्या है ये यूरोपियन यूनियन का, ये जो ट्रीटी है उसका नाम था, उससे सीधे पूछ लिया कि ये क्या है, किससे डील कर रहा है, और कुछ नहीं। तो जिसको बेसिक नॉलेज रहेगा वो दे दिया होगा जवाब। प्रीलिम्स में क्या आ जाता है, पहले तो जो ट्रीटी साइन होगी उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन है क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, एफटीए है क्या,
ये सब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेंस में क्या पूछ लेगा, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस के बारे में पता चले पूछ लेगा। और ट्रम्प के कारण जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हुई है, क्योंकि एक टाइम था यूरोपियन यूनियन इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलता था। यूरोप एक गार्डन है, बाकी सारी कंट्रीज़ क्या है, एक जंगल है। तो आज ये गार्डन जंगल के पास आया हुआ है। तो इस तरीके का इनका माइंडसेट था, जो कि आज की डेट में चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं, हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स पे हम लोगों ने डील किया है लोगों के साथ। ट्रेड डील हो रही है, सिक्योरिटी पे बात हो रही है, डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा है। तो ये सब साइन होने के पीछे का हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है। इंडिया और यूरोप फर्स्ट टाइम सबमिट होता ही हमारी 2000 में, फर्स्ट टाइम, ठीक है। देन हम लोग 2004 में साइन करते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसके कारण आज के डेट में आपको इतने सारे टॉपिक्स पे हम लोगों का डील देखने के लिए मिल रहा है। इसका शुरुआत हुआ था 2004 में ही, जब हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया इनके साथ। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या होता है, हम लोग लॉन्ग टर्म में कोलैबोरेशन करते हैं कोई भी डील को लेके। बट मतलब कि अभी आपने जितने भी चीज़ों को नाम सुना, जो भी हम लोग जिस भी सेक्टर में डील कर रहे हैं, ट्रेड हो या फिर सिक्योरिटी में बात हो, डिफेंस की बात हो, ये 1 या 2 साल का पैक्ट नहीं होता। ये एक डिकेड मतलब 10 साल का पैक होगा, कि हम लोग 10 साल के लिए हम लोग कोई चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, डेवलप कर रहे हैं हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ। ये लगभग 2030 तक में तैयार हो जाएगा, ठीक है। हम लोग मतलब समझ रहे हैं कितना लंबा डील होता है। ये 2023 में साइन किया था हम लोगों ने इनके साथ। देन बात करते हैं कि ट्रेड से रिलेटेड बात करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं इन लोगों के साथ। साथ ही साथ पिछले एक डिके मतलब 10 सालों में 90% ट्रेड इंक्रीज हुआ हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बोले तो जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड होता है, तो यूरोपियन यूनियन में ब्लू कार्ड होता है। लगभग 20% ब्लू कार्ड आज के डेट में इंडियन प्रोफेशनल्स के पास है, जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं हम लोग, जो टेक्नोलॉजी में हम लोग डील कर रहे हैं इनके साथ। तो ये 2023 में हमने सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड एमओयू साइन किया था इनके साथ। ग्लोबल पार्टनरशिप किए थे हम लोग एआई समिट में इनके साथ, जो कि 2023 में हुआ था। समझ रहे हो, तो टेक्नोलॉजी में भी हम लोग इनके साथ काफ़ी सारे टॉपिक्स पे डील चल रहा है। तो ये बेसिक नॉलेज था, कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए। अभी ये मैंने आपको जो बताया कि एआई समिट हुआ था, उसमें हम लोगों ने इनके साथ साइन किया है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन किए, ट्रीटी साइंस किए हैं। देन सेमीकंडक्टर रिलेटेड एमओयू साइन किया हम लोगों ने इनके साथ। तो ये जो बेसिक नॉलेज है कि कौन सा एमओयू था, ये आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो जो हम न्यूज़ में निकल के आएगा कि क्या ट्रेड डील है, सिक्योरिटी रिलेटेड क्या बात हुई है, डिफेंस रिलेटेड हम लोग ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोल दिया, तो ऑब्वियसली बात है डिफेंस में भी हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। डिफेंस में हेल्प करने का मतलब नहीं है नाटो वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कि आपके ऊपर हमला होता तो हम लोग अपनी आर्मी भेज देंगे ना। हम लोग टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे इस फील्ड में, एक्सरसाइज कर लिया करेंगे आपकी कंट्री के साथ टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज था। आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये जो आर्टिकल है, ये बेसिकली बात कर रहा है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसकी अपॉइंटमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था, और उसे कैसे, जो जजमेंट था उसे गवर्नमेंट ने कैसे हटा दिया, और जो मेन मोटिव था ट्रांसपेरेंसी वो ख़त्म कर दिया, उससे रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 324 आपको पता होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता क्या है, इसको सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये पता होना चाहिए, इसके रोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एक्ट आया था 2023 में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, इसकी बेसिक नॉलेज। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो आज का जो आर्टिकल है वो भी उसी से डील कर रहा है। इसके आंसर आपको मिल जाएगा कि क्या आज के डेट में कंसर्न है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेके, उसके अपॉइंटमेंट को लेके, और वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 ये बात करता है आपका
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है कि ये कैसे जो भी इलेक्शंस हो गए उसको कैसे कंडक्ट करेगी ये लोग, ठीक है। तो एक तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक तरीके से क्या हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो रहा था कि आर्टिकल 324 में तो बात हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कोई बात नहीं करते। मतलब कोई क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इनका, क्या प्रोसेस होना चाहिए इनको सिलेक्ट करने के लिए, तो इसके बारे में कोई बात नहीं की गई थी। तो कैसे कंडक्ट किया जा रहा था इनको सिलेक्ट करने का प्रोसेस, देखिए जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके 3 मेंबर होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 आपके होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। इनको सेलेक्ट करने का 2023 से पहले तक कैसे सेलेक्ट किया जा रहा था, पीएम नेम सजेस्ट करते थे प्रेसिडेंट को और वो बाउंड होते थे कि हाँ इन्हीं में से किसी का नाम सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करते थे। तो कोई ट्रांसपेरेंसी थी नहीं। तो 2023 में अनूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट केस होता है 2023, अनूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2003। इसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते हैं कि देखिए एक काम करते हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंसी लाते हैं जब तक आप कोई कानून लेके नहीं आते हो। चेयर जो करेगी इस बेंच को, सिलेक्शन कमेटी को, वो पीएम रहेंगे। इसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठेंगे इसके अंदर। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे। ये लोग नेम सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को मिलके, ठीक है। ये बताया गया। तुरंत इसी साल 2023 में क्या करते हैं एक नया कानून आ जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, ची, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 2003। इसमें क्या करते हैं ये लोग, बताते हैं कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसमें बोला गया कि चलो जो चेयर करेंगे इसको वो पीएम रहेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उनकी बात मानते हैं, बट यहाँ पे चेंज कर देते हैं, वो थर्ड पर्सन जो रहेंगे वो कोई भी यूनियन मिनिस्टर रहेगा। आज की डेट में होम मिनिस्टर है यहाँ पे, ठीक है। कुल मिला के जो ट्रांसपेरेंसी वाली बात थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई कि यहाँ पर भी अभी भी देखो तो कौन है जो सेंटर में गवर्नमेंट जिसकी भी होगी वो यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल रहेगा। और जो ये नेम इनके पास आएगा, 5 नाम हो गए इनके पास, वो कौन सेंड करेगा इन लोगों को, वो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये देखेगी ये 5 नेम। इनके साथ 2 ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए। वो लोग मिल करके 5 नाम सजेस्ट करेंगे। मतलब यहीं पे फिल्टर हो गया, ठीक है, यहीं पे फिल्टर हो जा रहा है। ये 5 नाम आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ पर भी गवर्नमेंट बैठी हुई है, उन वो लोग डिसाइड करेंगे। फिर एंड में वो नाम प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट हामी भर देंगे उस बात पे। तो ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। तो राइटर कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए थी, जिसे कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर दिया गया इस लॉ के बाद जो आया था आपका एक्ट 2023 में। और साथ ही साथ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी वाला फंडा आप देखिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है सबको। जो 5 नेम सजेस्ट हो रहे हैं या फिर जो 5 नाम जा रहे हैं बेंच के पास और बाद में प्रेसिडेंट के पास वो नाम जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं यहाँ पे। और जो एलिजिबल है, जिन लोगों का नाम जाना चाहिए, उनके साथ ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो इस बेसिस पे भी कोर्ट जजमेंट दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये फिर से केस, ऑपोजिशन ने इस केस को वापस सुप्रीम कोर्ट लेके गया कि देखिए आपने जो जजमेंट दिया था कैसे गवर्नमेंट ने इसे हटा दिया है। तो ये बेसिक सा आर्टिकल था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।